हेलो दोस्तों, आपका जीएमडी क्लासेज बिहार बोर्ड में स्वागत है। मैं रंजय कुमार आपको व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर कक्षाओं में या वो 9th का हो या 10th का हो या 11th का हो या 12th का हो, हर कक्षाओं में परीक्षा बोर्ड से 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है। आइए इसको देखने के बाद आपका किसी भी प्रकार का मॉडल पेपर हो या किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हो, उसमें से यदि 100 प्रश्न दिए होंगे तो उसमें सब 100 के 100 बनेंगे। यदि 40 दिए होंगे तो 40 के 40 सही होंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव मिस होने वाला नहीं है। ध्यान से देखिएगा। पाठ का नाम है वर्ण। चलिए शुरुआत करते हैं। करें वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो देखो, वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि वर्ण उस मूलधनी को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सके। जैसे मैंने लिख दिया अ, क का यहाँ पे जो ये दिया गया है, ये चिन्ह बाबू, ये होता है आधा का। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, ये चिन्ह किसका होता है? आधा का चिन्ह होता है। यानी क यहाँ पर क्या है? आधा है। यह भी क्या है? आधा है। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। देखिए, अब मैं यहाँ पे नोट लिखा हूं 3, जो नोट बाबू परीक्षा में पूछा जाता है। पहला नोट लिखे हैं कि भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को मूल ध्वनि या हम वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? मूल ध्वनि या वर्ण कहते हैं। दूसरा नोट है कि दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो देखिए, दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि बनता है। और दो पदों के मेल से क्या बनता है? समास बनता है। जरा एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए। करे कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सके उसको क्या कहते हैं? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? मूल ध्वनि या वर्ण। करे कि दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि। दो पदों के मेल को क्या बोलते हैं? समास। चलिए, अगला जो हमारा है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। तो कह रहा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला में यदि वर्ण जो है, वर्णों को एकदम क्रमबद्ध से नहीं सजाएंगे तो वर्णमाला थोड़ी ही है। यानी कह रहा है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला जो होता है, हिंदी में वर्णमाला की कुल जो संख्या होता है वो कितना होता है? 52 होता है। कितना होता है? 52। आइए मैं इस पर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं, जो कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जाएगा जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो मूल ध्वनि या वर्ण कहते हैं। दो वर्णों के मेल से क्या बनता है? संधि। दो पदों के मेल से क्या बनता है? समास। करे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला। और हिंदी में कुल वर्णमाला की संख्या कितना होती है? 52। ठीक है। चलिए आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे बताऊं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया वर्णमाला, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में हमारा जो वर्णमाला की कुल संख्या है वो 52 होता है। आखिर अब ये कौन कौन 52 होते हैं? पूरे 52 को सजाया जाए ताकि आखिर वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, आखिर ये कौन कौन होते हैं? चलिए उस 52 को हम सजा करके आपको दिखाते हैं और काउंट भी करके दिखाते हैं कि आखिर वो 52 कौन कौन होते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसमें से परीक्षा बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है। ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आपके बिहार बोर्ड में ही पूछे जाते हैं, ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। व्याकरण बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब कह रहा है अगला टॉपिक मैंने लिया है वर्णमाला की सजावट। यानी वर्णमाला की सजावट का मतलब है कि जो यहाँ पे वर्णमाला में जो 52 वर्ण थे, आखिर 52 वर्ण कौन कौन थे? ठीक है। आइए, तो पहला है हमारा स्वर्ण वर्ण। क्या बाबू? स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है, जो अ से लेके कहां तक ले होती है? औ तक ले। परीक्षा में कह दे कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितना होती है? 11। पहले सबको पढ़ लो। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, उस व्यंजन संख्या की 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, द्विगुण व्यंजन या दूसरा नाम है हिंदी के अपने व्यंजन
ये भी कितना होता है 2। अयोग व वर्ण कितना होता है 2। और मैं आपसे पूछूं फटाफट बताइएगा स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना होती है तो 11। करे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होती है तो 25। अंतस्थ की संख्या कितना होती है तो 4। उस व्यंजन की संख्या कितना होती है तो 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होती है 4। करे कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना होती है 2। अयोग व वर्ण की संख्या कितना होती है 2। ये सब परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है यहाँ पे वो करेगी स्वर्ण वर्ण भाव होते हैं अ से लेकर के औ तक ले। स्पर्श व्यंजन का होते हैं क से लेकर के म तक ले, जिसको हम बोल सकते हैं क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक ले। और स्पर्श व्यंजन को ही बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। यानी 5 वर्गों का मतलब हुआ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अब करें कि अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ठीक है, य र ल व का कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। तालाबे स, मूर्धनी स, डंटी स, ह क्या कहलाते हैं उस व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र का कहलाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और ड और ढ कहलाते हैं तो द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। अंग और अ यानी अनुस्वार और कौन विसर्ग ये कहलाते हैं अयोग व वर्ण। अब परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाएगा देखिए, कहा जाएगा अ से लेकर के औ तक लेगो का बोलते हैं तो स्वर्ण वर्ण बोलते हैं। क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक लेगो का बोलते हैं तो स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। य र ल व को का बोलते हैं तो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तालाबे स, मूर्धनी स, डंटी स, ह को का बोलते हैं तो उस व्यंजन बोलते हैं। और छत्र ज्ञ स्र को का बोलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और ड और ढ को का बोलते हैं तो द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है तो हिंदी के अपना वर्ण। अब करें कि अंग, अंग और अ यानी अनुस्वार और विसर्ग को हम क्या बोलते हैं तो अयोग व वर्ण कहते हैं। आप इसको काउंट कर सकते हो 11 25 कितना हुआ 36। 11 25 कितना हुआ 36। 36 4 40, 40 और 8 48, 48 2 50, 50 2 52। जो हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या होती है 52। आप काउंट कर लीजिए यहाँ पर 52 के 52 हो गए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक लेकर के चलते हैं। ओके, देखिए मैंने आपको वर्णमाला में वर्णों की सजावट समझा दिया। अब अगला जो हमारा हिस्सा है वह है वर्ण का भेद। तो वर्ण के जो भेद होते हैं वह 2 होते हैं। आपके परीक्षा में पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि वर्ण के कितने भेद होते हैं तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर्ण वर्ण और एक होता है कौची व्यंजन वर्ण। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर्ण वर्ण एक कौची व्यंजन वर्ण। आइए मैं लिख दिया कि वर्ण के भेद यानी वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। करें कि स्वर्ण वर्ण क्या होता है, ध्यान सुनिए बहु। तो स्वर्ण वर्ण अभी मैंने आपको समझाया था कि स्वर्ण वर्ण 11 होता है अ से लेकर के कौची औ तक ले। यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दूसरे किसी वर्णों की सहायता से न किया जाए यानी न बोला जाए उसको हम क्या बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। और वैसा वर्ण जिसका यानी वैसा वर्ण जो दूसरे किसी वर्णों की सहायता से बोला जाए उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण, और ना बोला जाए उसको क्या बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। यानी मैं क्या लिखा देख लीजिए, वैसा वर्ण जो दूसरे किसी वर्णों की सहायता से न बोला जाए उसको हम क्या बोलते हैं स्वर्ण वर्ण। यानी इसका जो उच्चारण होता है वो स्वतः होता है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है 11 होती है। क्या होती है 11। यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। और वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः नहीं होता है उसे हमको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, बात वही है। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। देखा जाए तो आधार ये सब है, और आधार लेकर के क्या फायदा ये अब, क्योंकि अब जब परीक्षा जो मॉडल बना है तो परीक्षाओं में केवल ऑब्जेक्टिव किए जा रहे हैं। तो वैसा सवाल बताया जाए जो परीक्षा में 100% के 100% रहे, तो बस हमको यही देखना है। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, यानी एक स्वर्ण वर्ण होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं 3, और व्यंजन वर्ण के कितने होते हैं 3। देखिए
मैंने लिख दिया स्वर्ण वर्ण के भेद। तो स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। मैंने परिभाषा बहुत कम लिखा है। ठीक है, परिभाषा मायने नहीं रखता, आपको मैं जो समझा रहा हूं वो मायने रखता है, क्योंकि इसी में ऑब्जेक्टिव जुड़ा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर 3 ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्रस्व स्वर को मैं एक मात्रिक स्वर बोलते हैं और इसको मैं बोलते हैं द्विमात्रिक। इसको क्या बोला जाता है? त्रिमात्रिक। बताओ, एक मात्रिक स्वर कौन सा है? तो ह्रस्व स्वर। द्विमात्रिक कौन सा है? तो दीर्घ स्वर। त्रिमात्रिक कौन सा है? प्लुत स्वर। ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर क्या होता है? तो अ छोटा ई छोटा उ री को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। यानी अ छोटा ई छोटा उ री को क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर की संख्या कितना होती है? 4। आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितना होती है? 4। यानी अ छोटा ई छोटा उ री को क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और ह्रस्व स्वर क्या होता है? एक मात्रिक स्वर कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है। यदि हम इसको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसका जो उच्चारण में जो समय लगता है वह दीर्घ स्वर के क्या लगता है? आधा लगता है। ह्रस्व स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसको बोलने में जो हमारा समय लगता है वह दीर्घ स्वर की अपेक्षा का लगता है? आधा समय लगता है। इसलिए हम इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा स्वर्ण वर्ण 11 था, 11 में से 4 बाबू ह्रस्व में आ गया, तो यहां पर बचा कितना हमारा? 7। तो आपसे परीक्षा में कहा जाएगा कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। जो यहाँ पे बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये 11 क्या है? दीर्घ स्वर है। आपसे परीक्षा में कह देगा आ और बराई ये कौन से स्वर हैं? तो आपको क्या टिक लगाना होगा? दीर्घ स्वर टिक लगाना होगा। दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक। यदि मैं बात करूं उच्चारण का, बात करो तो इसको उच्चारण में जो समय लगता है वो ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है। करे कि दीर्घ स्वर का जो उच्चारण होता है उसमें कितना समय लगता है? तो ह्रस्व स्वर का क्या लगता है? दुगुना समय लगता है। ठीक है, अगला है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। और इसका जो उच्चारण होता है वह ह्रस्व स्वर के 3 गुना समय लेता है, या कहे तो दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लेता है। फिर समझिएगा, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक बोलते हैं। यदि इसका उच्चारण का बात किया जाए तो ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लेगा और दीर्घ स्वर की तुलना में क्या लेगा? अधिक समय लेगा। इसका हम लोग प्रायः प्रयोग वैदिक मंत्रों में करते हैं। ऐसे वैदिक मंत्र में देखते हो कि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जैसे ओम, उसी प्रकार बहुत सारे मंत्र हैं। उस मंत्रों को बोलने में बहुत ही शक्ति लगती है, जोरों से उसको बोलने के लिए बार बार प्रयोग किया जाता है। तो वैदिक मंत्रों का जो प्रयोग होता है प्राय किसमें होता है? प्लुत स्वर में, क्योंकि इसको बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है, मुझे आशा है ये आ गया। चलते अगला बताते हैं। चलिए, मैं स्वर्ण वर्ण पढ़ा दिया, अब बारी है व्यंजन वर्ण का। तो देखिए व्यंजन वर्ण क्या है? यानी वैसा वर्ण जो दूसरे किसी वर्णों की सहायता से बोला जाता है उसको मैं व्यंजन वर्ण बोलते हैं। और मैंने स्वर्ण वर्ण पढ़ाया कि वैसा वर्ण जो दूसरे किसी वर्णों की सहायता से न बोला जाए। जब दूसरे किसी वर्णों की सहायता से न बोला जाए उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं, और जब दूसरे किसी वर्णों की सहायता से बोला जाए उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। और हिंदी में हमारा कुल जो व्यंजन वर्ण है, जो मूल व्यंजन वर्ण है, उसकी संख्या कितनी है? तो 33 है। कितना है बाबू? 33। यानी हिंदी में जो मूल जो मूल जो व्यंजन है, यानी जो व्यंजन वर्ण है उसकी संख्या कितनी है? 33। और जो व्यंजन वर्ण के जो भेद हैं, तो व्यंजन वर्ण के भेद भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। करे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। करे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अभी मैंने आपको शुरू में ही इसको पढ़ा दिया था। स्पर्श व्यंजन में पढ़ाया था कि क से लेकर म तक, यानी कबर्ग से लेकर के पबर तक लेगो का बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितनी थी?
तो 25 थी। कितनी थी? 25। तो आप परिभाषा भी हो गया, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक का बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया, तो य र ल व को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और करें उस व्यंजन का है तो तलाबे स, मूर्धनी स, डंडी स, ह वो क्या बोलते हैं? उस व्यंजन कहते हैं। और उस व्यंजन का मतलब होता है कि जो भी शब्द बोले उसको वो उष्मा दे, खरसर दे। ठीक है, ये है। तो आप बोलो 25 4 4 कितना हो गया? जोड़ लीजिए, 33 हो गया। तो मूल जो व्यंजन होते हैं, जो व्यंजन वर्ण होते हैं, उसकी कुल संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलते हैं आगे, बताते हैं। चलो देखिए, मैं आपको वर्ण का भेद, वर्णमाला, वर्णों की सजावट मैंने सब अच्छा से समझाया। अब उसके बाद हमारा है कि जो वर्ण होते हैं, आखिर जो उसका जो उच्चारण होता है, जो उच्चरित वर्ण होते हैं, उसका स्थान कहाँ है? ऐसे मैं क बोल रहा हूं तो जरा क बोलिए, क। तो ये कहां से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। उसी प्रकार कुछ वर्ण है, उस वर्णों को हमको बताना है कि उसका उच्चरित वर्ण कहाँ है, यानी उसका उच्चारण स्थान क्या है। ये जो आपको स्क्रीन पर जो साचा दिखाई दे रहा है, इस साचा में से और मैंने जो पढ़ाया है उसमें से हर साल हर परीक्षा में, या वो 9th का हो या 10th का हो या 11th का हो या 12th का हो, उसमें 4 से 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, पहला है हमारा कंठ। कंठ जो है तो कंठ का वर्ण का नाम कहा जाता है कंठ है वर्ण। तो कंठ से का निकलता है? ध्यान से देखिए, अ आ और कवर्ग। कवर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग। अब यहाँ पे अंग है तो अंग मत समझिए कि नासिका तुरंत मार देंगे, ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। ठीक है, तो अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, ये किससे निकलते हैं? तो कंठ से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? कंठ से। अब दूसरा का देखिए, 2 नंबर है तालु। क्या है? तालु। तो तालु को बोलते हैं तालव्य वर्ण। यहां पे आपका तालु है। कह रहा है कि तालव्य वर्ण क्या है? तो छोटा ई, बड़ा ई और चवर्ग। चवर्ग का मतलब च छ ज झ इ, और एक है य, और एक क्या है? तालाबे स। ठीक है, ये किससे निकलते हैं? तो तालु से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? तालु से। तीसरा का है मूर्धा। मूर्धा को हम बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण कहता है यहां पे री का, कहता है री। और टवर्ग, टवर्ग का मतलब ट ठ ड ढ और र, और एक है मूर्धन्य स। ये सभी किससे निकलते हैं? तो हमारे मूर्धा से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? मूर्धा। इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण। अगला है 4 नंबर पे, मैंने लिखा है दंत। दंत को बोलते हैं दंत्य वर्ण। तो दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो तवर्ग लिखा है, इन त थ द ध न, और यहां पे ल, और ये क्या है? स। ठीक है, चलिए अब अगला है कि ओष्ठ। तो ओष्ठ को बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण, यानी ओष्ठ से आपका कौन का निकलता है? तो उ, यानी छोटा उ, बड़ा उ और पवर्ग। पवर्ग में प फ ब भ म, ये सब किससे निकलते हैं? तो ओष्ठ से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? ओष्ठ से। अब देखिए, करे कि यदि मैं नासिका और मुख को दोनों को मिला दूं तो हम उसको बोलते हैं अनुनासिक वर्ण। जो परीक्षा में आता है कि अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कितना होती है? 5। ठीक है, अनुनासिक वर्ण का मतलब यहाँ पे बहु अंग, इय, अर, न, म। ठीक है, यह अनुनासिक वर्ण है। इसे पंच माछर भी कहा जाता है। पंच माछर भी कहा जाता है। तो करे कि नासिका और मुख को बोलते हैं अनुनासिक वर्ण, जिसमें पंच माछर आता है, अनुस्वार आता है और चंद्र बिंदु आता है। और अंग, इय, अर, न, म क्या है? ये अनुनासिक वर्ण है जो पंच माछर भी कहलाते हैं, जो परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला है कंठ और तालु। कंठ और तालु को मैं कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण। तो कंठ तालव्य वर्ण में एक आता है ए और एक आता है अय। ए और का आता है अय। अगला है कंठ और ओष्ठ।
तो कंठ और ओष्ठ को बोलते हैं कंठोष्ठ वर्ण, जिसको वो इसमें है ओ और क्या है ओ और ओ क्या है यहाँ पे, तो कंठ और ओष्ठ से। अगला है दंत और ओष्ठ, तो दंत और ओष्ठ का नाम क्या है, तो दंतोष्ठ वर्ण, जिसमें क्या आता है, वो आता है। इस साचा को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। आप इसको बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिएगा ताकि बहुत ही अच्छा समझ में आ जाए। अब इसके बाद बस छोटा सा एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है घोषवर्ण और अघोषवर्ण, जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद मैं बता रहा हूं घोषवर्ण और अघोषवर्ण, ठीक है। शांत रहिए। चलिए अब बस एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है घोष और अघोषवर्ण, जो ये परीक्षा में पूछा जाता है। अभी तक ले तो मेरे ख्याल से देखा जाए 9th 10th में तो पूछा नहीं गया है, पर 12th के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि घोषवर्ण कौन है और अघोषवर्ण कौन है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए। तो मैं एक साइड में ले लिया घोषवर्ण और एक साइड में ले लिया अघोषवर्ण, ठीक है। अब यहां पर घोषवर्ण कौन कौन होते हैं जरा ध्यान से देखिए। तो सभी स्वर्ण, तो सभी स्वर कितना होता है, 11, यानी अ से लेकर के औ तक ले वो घोषवर्ण होते हैं। इसे परीक्षा में कहा दिया जाए कि इसमें अ कौन सा वर्ण है, तो स्वर्ण वर्ण के साथ है नहीं है, और ये क्या है, घोषवर्ण है। क्या वो है, घोषवर्ण, यानी अ से लेकर के औ तक ले को क्या बोलते हैं, घोषवर्ण बोलते हैं। घोषवर्ण का एक दूसरा नाम है कौची, सघोषवर्ण भी कहते हैं, ठीक है। और मैं लिखा हूं कि प्रत्येक वर्ग का, वर्ग 5 था, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 वर्ग था, जो मैंने 5 वर्ग भी लिख दिया हूं, ठीक है। इस तरह पांचों वर्गों का तृतीय यानी तीसरा, चतुर्थ यानी चौथा, पंचम यानी पांचवा, ठीक है। तो बताइए इसका तृतीय क्या है, ये वाला ग, ज, ड और द और ब, इन तृतीय क्या है, आपका घोषवर्ण है। और चतुर्थ भी क्या है, घोषवर्ण है। और पंचम भी क्या है, घोषवर्ण है। यानी ये बाबू पांचवा, चौथा, तीसरा, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, तो घोषवर्ण कहलाते हैं। और अ से औ तक ले का है, तो घोषवर्ण है। और यहां पर मैंने तीसरा लिखा है अंतअस्त। तो अंतअस्त में क्या थे, तो य, र, ल और क्या थे, व, यानी य, र, ल, व को क्या बोलते हैं, अंतअस्त। तो य को, र को, ल को, व को और ह को हम क्या कहते हैं, तो घोषवर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, घोषवर्ण। अब बारी है अघोषवर्ण का। तो अघोषवर्ण में लिखे है कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय का होता है, तो अघोषवर्ण होता है। तो प्रथम बाबू और ये द्वितीय दोनों क्या है, तो अघोषवर्ण है। कौन सा वर्ण है, अघोषवर्ण। और ये तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स, ये तीनों का कहलाते हैं, तो ये अघोषवर्ण कहलाते हैं। तो मुझे आशा है और विश्वास है कि आपको घोष और अघोषवर्ण समझ में आए होंगे। अब ये पूरा जो वीडियो है, इस वीडियो को आप यदि 1 बार 2 बार देख लेते हो तो आपको किसी भी क्लास का एक भी ऑब्जेक्टिव मिस होने वाला नहीं है, ठीक है। आप देख करके देखिए कि यदि एक भी मिस हो जाए तो आप वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, और यदि समझ में जाए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपके पास जो भी ये वीडियो है आपके पास इसका नोटिफिकेशन जल्दी चला जाए। ओके, मैं मिलता हूं अगले व्याकरण का हिस्सा लेकर के आने के लिए, संज्ञा को लेकर के।